वर्ल्ड का पावर सिस्टम एक बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रहा है और ये एनर्जी अपग्रेड सिर्फ सोलर और विंड तक लिमिटेड नहीं है। ये पूरे पावर सिस्टम का बदलाव है जहां जनरेशन, ट्रांसमिशन, ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक साथ अपग्रेड हो रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक इस पूरे एनर्जी ट्रांजिशन में 6 से 7 सालों में लगभग $400 बिलियन से ज़्यादा का कैपिटल डिप्लॉय होगा और इन्हीं रिपोर्ट्स में मेंशन है कि इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव की जाए। इसी ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करते हुए आज मैं आपसे बात करूंगी 5 स्टॉक्स की जो मिलकर इंडिया के पावर इकोसिस्टम को रीडिफाइन कर रहे हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मैंने काफ़ी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कंपनी से, जो है SJVN। कंपनी का कोर बिजनेस हाइड्रो पावर जनरेशन पर बेस्ड है। इसके साथ साथ कंपनी सोलर, विंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना रिन्यूएबल पोर्टफोलियो भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। हाइड्रो पावर एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा होता है क्योंकि सोलर और विंड इंटरमिटेंट होते हैं। ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो फास्ट रैंप अप कर सके, लोड बैलेंसिंग कर सके और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। हाइड्रो ये तीनों काम करता है, इसीलिए हाइड्रो और रिन्यूएबल्स का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड और रिलायबल क्लीन एनर्जी सिस्टम बनाता है। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY20 में रेवेन्यू 3104 करोड़ था जो FY22 में गिरकर 2635 करोड़ हो गया। उसके बाद रिकवरी हुई और FY25 में रेवेन्यू 3377 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटा भी FY20 के 2431 करोड़ से FY22 में 1944 करोड़ तक आया और FY25 में रिकवर होके 2526 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY20 में लगभग 75% थे और FY25 में फिर से 72% के आसपास स्टेबलाइज हो गए हैं, जो हाइड्रो यूटिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। पर इस कंपनी की रियल स्टोरी CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखी हुई है। FY20 में CWIP 2265 करोड़ था जो FY25 में बढ़कर 26,414 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कंपनी फ्यूचर के लिए मैसिव स्केल पर पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि SJVN अभी अर्निंग्स मैक्सिमाइज नहीं कर रही बल्कि अर्निंग्स का फाउंडेशन बना रही है। जब ये 26,414 करोड़ का CWIP कमीशन होगा तब रेवेन्यू और प्रॉफिट का रियल अनलॉक होगा। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए SJVN एक लो वोलेटिलिटी लॉन्ग जेस्टेशन एसेट क्रिएशन स्टोरी है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक। एनर्जी जनरेशन साइकिल में पावर तब तक वैल्यूएबल नहीं होती जब तक वो एफिशिएंटली और सेफली मूव ना करे, और इसी पॉइंट पर एनर्जी अपग्रेड का सेकंड लेयर शुरू होता है जिसे हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और GE वर्नोवा इस लेयर की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कोर बिजनेस हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, सबस्टेशन, स्विच गियर और ग्रिड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। ये वही इक्विपमेंट है जो रिन्यूएबल हैवी ग्रिड को स्टेबल, फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाता है। जैसे जैसे सोलर और विंड का शेयर बढ़ता जाता है, ग्रिड को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि स्मार्ट भी होना पड़ता है। रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, डिजिटल सबस्टेशंस, वोल्टेज कंट्रोल और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन हार्डवेयर, ये सब GE वर्नोवा के पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा है। अब कंपनी के नंबर देखते हैं स्कैनेक्स में। कंपनी के लिए FY23 एक क्लियर साइकिल बॉटम था। उस साल रेवेन्यू 2807 करोड़ तक गिर गया, वहीं से रिकवरी स्टार्ट हुई। FY24 में रेवेन्यू 3191 करोड़ हुआ और FY25 में बढ़कर 4355 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सिर्फ 2 सालों में टॉप लाइन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। एबिटा साइड पर टर्न अराउंड और भी स्ट्रांग है। FY22 तक कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर लॉस मेकिंग थी। FY23 में एबिटा पॉजिटिव हुआ और 136 करोड़ रहा।
FY24 में ये 342 करोड़ हो गया और FY25 में 881 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी नेगेटिव EBITDA से सीधा 1200 करोड़ प्लस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोन में आ चुकी है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी यही स्टोरी बोलते हैं। FY22 तक मार्जिन्स नेगेटिव थे, FY23 में ये 4%, FY24 में 10% और FY25 में 19% हो चुके हैं। नेगेटिव से 20% प्लस मार्जिन तक का मूव प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। नेट प्रॉफिट भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा। FY22 तक कंपनी लॉस में थी, FY23 में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, FY24 में 181 करोड़ का प्रॉफिट और FY25 में 608 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब लॉस मेकिंग से हाई प्रॉफिट बिजनेस बन चुकी है ये कंपनी। अब बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। इक्विटी FY20 के 1052 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1773 करोड़ हो चुकी है। इंटरेस्ट कॉस्ट FY20 के 68 करोड़ से गिरकर FY25 में सिर्फ 14 करोड़ रह गई है। मतलब ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी शार्पली कम हुआ है। इसका मतलब सिंपल है, जीवी वर्नोवा एक लो डेट, हाई मार्जिन, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम वाली ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है। एनर्जी अपग्रेड के थीम में ये एक क्लीन एग्जीक्यूशन प्लस प्रॉफिटेबल स्टोरी है। अब एनर्जी अपग्रेड का थर्ड लेयर आता है जिसे हम एग्जीक्यूशन लेयर कहते हैं और KEC इंटरनेशनल इस लेयर में एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है। KEC इंटरनेशनल के एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी दुनिया के लीडिंग ट्रांसमिशन EPC प्लेयर्स में से एक है। पावर ट्रांसमिशन और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन उसके ऑर्डर बुक के कोर पिलर्स हैं जो ग्रिड प्लानर्स डिजाइन करते हैं और जो इक्विपमेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। KEC उन सबको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY20 में KEC का रेवेन्यू 11977 करोड़ था। FY25 में ये बढ़कर 21918 करोड़ हो चुका है। मतलब 5 सालों में कंपनी ने अपना टॉप लाइन ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। ये प्योर EPC एग्जीक्यूशन का स्केल अप है। EBITDA FY20 में 1245 करोड़ था। FY22 और 23 के बीच एग्जीक्यूशन और कॉस्ट प्रेशर के चलते ये थोड़ा गिर गया, लेकिन FY24 में रिकवरी स्टार्ट हुई और अब FY25 में ये 1575 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन FY20 में लगभग 10% थे। FY23 में ये गिरकर 5% के आसपास आ गए, जो EPC साइकिल का बॉटम होता है। FY25 में मार्जिन फिर से इम्प्रूव होकर 7% के आसपास आ चुके हैं। EPC बिजनेस में 2% मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी प्रॉफिटेबिलिटी को मेटेरियली चेंज कर देता है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत बड़े होते हैं। नेट प्रॉफिट FY20 में 566 करोड़ था और FY25 आते आते ये नेट प्रॉफिट 571 करोड़ हो चुका है। बैलेंस शीट भी एग्जीक्यूशन स्केल को रिफ्लेक्ट करती है। FY20 में टोटल एसेट्स 12,877 करोड़ थे, जो FY25 में बढ़कर 22,180 करोड़ हो चुके हैं। इक्विटी FY20 के 2798 करोड़ से ग्रो होकर FY25 में 5348 करोड़ हो चुकी है। ये लार्जली रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू हुआ है। डेट मैनेजेबल रेंज में है और कोई स्ट्रेस सिग्नल नहीं देता है। इसका मतलब KEC कोई एक शॉर्ट टर्म सिक्लिकल बेट नहीं है। ये कंपाउंडिंग एग्जीक्यूशन बिजनेस है जहां ग्रोथ ऑर्डर बुक से आती है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग लेवरेज से ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। अब यहाँ तक हमने 3 लेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब ग्रिड जनरेट भी हो रही है, इक्विप भी हो रही है और एग्जीक्यूट भी हो रही है, तो अगला लॉजिकल सवाल ये होता है कि इस ग्रिड को क्लीन एनर्जी में कौन फिल करेगा, यानी रिन्यूएबल जनरेशन का रियल ग्रोथ इंजन कौन बनेगा। और यहीं से इनॉक्स विंड की एंट्री होती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक एंड टू एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। मतलब सिर्फ विंड टर्बाइंस मैन्युफैक्चर करना ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, EPC एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज भी कंपनी खुद हैंडल करती है। इसका मतलब यह होता है कि इनॉक्स विंड का बिजनेस मॉडल सिर्फ वन टाइम टर्बाइन सेल पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि रिकरिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी क्रिएट करता है। एनर्जी ट्रांजिशन में विंड पावर का रोल बहुत स्ट्रैटेजिक होता है। सोलर दिन के टाइम मैक्सिमम जनरेशन देता है, जबकि विंड का जनरेशन पैटर्न रात के टाइम और मॉनसून सीजन्स में स्ट्रॉन्ग होता है।
जैसे जैसे ट्रांसमिशन और ग्रिड एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, विंड प्रोजेक्ट्स का स्केल अप होना नेचुरल हो जाता है। अब नंबर्स की बात करते हैं। इनॉक्स विंड के लिए FY22 एक एब्सोल्यूट साइकिल बॉटम था। उस साल कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 653 करोड़ था। वहां से रिकवरी स्टार्ट हुई। FY24 में रेवेन्यू 1808 करोड़ हो गया। FY25 में ये 3702 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 3 सालों में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स एक्सपैंड हो चुका है। एबिटा स्टोरी और भी ज्यादा पावरफुल है। FY22 में एबिटा लॉस 282 करोड़ का था। FY23 में भी ये कंपनी एबिटा लॉस में ही थी, लेकिन FY24 में एबिटा पॉजिटिव होके 324 करोड़ हो गया और FY25 में 902 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कंपनी डीप ऑपरेटिंग लॉसेस से सीधा 900 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोन में आ चुकी है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY22 में -50% के आसपास थे, लेकिन FY25 आते आते ये 21% के आसपास पहुंच गए। -50% से +20% प्लस मार्जिन तक का मूव टेक्स्ट बुक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। नेट प्रॉफिट साइड पर भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। FY23 में कंपनी का नेट लॉस 697 करोड़ था। FY24 में लॉस ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया। FY25 में नेट प्रॉफिट 435 करोड़ हो चुका है। मतलब इनॉक्स विंड लॉस मेकिंग सिक्लिकल कंपनी से निकलकर एक प्रॉफिटेबल रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड EPC प्लेयर बन चुकी है। बैलेंस शीट भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। FY20 में इनॉक्स विंड की टोटल इक्विटी 1686 करोड़ थी। FY25 में ये बढ़कर 5606 करोड़ हो चुकी है, यानी इक्विटी बेस 3 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर चुका है, लार्जली रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू। डेट भी शार्पली रिड्यूस हुआ है और नॉन करेंट लायबिलिटीज भी FY25 में रिड्यूस हो चुकी हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क ड्रामेटिकली कम हो चुका है। इनॉक्स विंड आज एक हाई बीटा रिन्यूएबल रिवाइवल प्ले बन चुकी है। जब ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होता है, तब रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और इनॉक्स विंड उस साइकिल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। एनर्जी अपडेट का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी रियल लाइफ का हिस्सा बनती है और यहीं पर CESC का रोल शुरू होता है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग CESC एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी है जहां जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ही इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। लेकिन कंपनी का सबसे स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, यानी लास्ट माइल पावर डिलीवरी। डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इकोसिस्टम का सबसे अंडररेटेड लेयर होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो तो टेक्निकल लॉसेस बढ़ते हैं, बिलिंग इनएफिशिएंसी होती है और कैश फ्लो स्ट्रेस क्रिएट होता है। CESC का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि इसका अर्बन कंजम्पशन बेस स्टेबल है और टैरिफ रिकवरी मैकेनिज्म कंपैरेटिवली प्रेडिक्टेबल है। अब नंबर्स की बात करते हैं। CESC का रेवेन्यू FY20 में 12,378 करोड़ था और FY25 तक बढ़कर 70,376 करोड़ हो गया है, जो एक स्टेडी यूटिलिटी स्टाइल प्रेडिक्टेबल ग्रोथ को शो करता है। एबिटा साइड पर FY20 में 3363 करोड़ था और FY25 में 3064 करोड़ के आसपास है। बीच के सालों में मार्जिन प्रेशर दिखा। ऑपरेटिंग मार्जिन FY20 के अराउंड 26% से कंप्रेस होकर FY24 में लगभग 14% तक आए और FY25 में अराउंड 16% जोन में स्टेबलाइज हुए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY20 में 1309 करोड़ था और FY25 में नेट प्रॉफिट 1428 करोड़ है, यानी अर्निंग्स ग्रोथ स्लो बट स्टेबल और लो वोलेटिलिटी नेचर की रही है, जो टिपिकल यूटिलिटी कंपाउंडिंग पैटर्न होता है। बैलेंस शीट पर FY20 में टोटल एसेट्स 35,457 करोड़ थे, जो FY25 तक बढ़कर 40,981 करोड़ हो गए हैं और इक्विटी बेस FY20 के 9,776 करोड़ से बढ़कर FY25 में 12,603 करोड़ तक पहुंच गया है, जो ग्रेजुअल कैपिटल बिल्डअप दिखाता है विदाउट एग्रेसिव लेवरेज रिस्क।
इसका सिंपल मतलब ये है कि CESC एक कैश कंपाउंडिंग यूटिलिटी है। जब बाकी इकोसिस्टम वोलेटिलिटी शो करता है तब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। पोर्टफोलियो के लिए CESC एक एंकर लेयर होता है। अब अगर हम पूरी स्टोरी को एक साथ देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर बन जाती है। SJVN पावर क्रिएट करता है, GV वर्नोवा पावर को मूव करने लायक बनाता है, KEC ग्रिड को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करता है और इनॉक्स विंड क्लीन एनर्जी से ग्रिड को फिल करता है। CESC उस पावर को रियल लाइफ तक पहुंचाता है जहां से कैश फ्लोज जनरेट होते हैं। ये वीडियो 5 स्टॉक्स का नहीं था, ये 5 लेयर्स का था, एक इकोसिस्टम का था। एनर्जी अपग्रेड कोई 1 ईयर थीम नहीं है, ये एक डिकेड लॉन्ग कैपिटल डिप्लॉयमेंट साइकिल है और इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है राइट थीम और राइट स्टॉक्स को सिलेक्ट करना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.